नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के कोरोना अपडेट के साथ। यूपी में योगी मॉडल कारगर रहा है और कोरोना पर भारी पड़ रहा है। नए मामलों में भारी कमी देखने को मिल रही है। कल बताया जा रहा है कि जो एक्टिव केस आए थे उसके मुकाबले संख्या और तेजी से घट रही है। कुल एक्टिव केस भी अब 5000 से कम रह गए हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 294 नए मामले सामने आए हैं और यूपी में अब 4957 एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं टेस्टिंग की बात करें तो केस कम होने के बावजूद टेस्टिंग की रफ्तार घटी नहीं है। तीसरी लहर के मद्देनजर रोजाना लाखों टेस्ट किए जा रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में 2,73,000 कोविड टेस्ट हुए हैं तो 5,50,00,000 कोविड टेस्ट करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी में अब तक 2.51 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इन सब के बीच कोरोना के खिलाफ जो योगी मॉडल रहा है वो कारगर साबित हुआ है। उसी का परिणाम है कि कोविड केसेस तेजी से घट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बीते 24 घंटे में सिर्फ 294 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही यूपी में एक्टिव केस की संख्या 4,957 रह गई है। टेस्टिंग की बात करें तो केस कम होने के बावजूद टेस्टिंग की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। तीसरी लहर के मद्देनजर रोजाना लाखों टेस्ट किए जा रहे हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 2,73,000 टेस्ट किए गए हैं। कुल मिलाकर 5,50,00,000 टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है देश का जहां पर 5.5 करोड़ टेस्ट किए गए हैं और यूपी में अब तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राजीव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के खिलाफ योगी मॉडल कारगर साबित रहा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। देखिए, यकीनन अमित, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा था उसके बाद योगी मॉडल के तहत टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के साथ ही वैक्सीनेशन का उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया और यही कारण है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक पहला देश है जहां पर अब तक करीब 5.5 करोड़ लोगों की जाँच की गई है। और रोजाना आज भी भले ही उत्तर प्रदेश में आज की अगर बात करें तो भले ही जो केस है वो 294 निकले हों और मौजूदा समय में कुल 4,500 ही जो एक्टिव केस हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद रोजाना करीब 2.25 लाख लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। और वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इनमें एक बड़ी तादाद में युवा है, करीब 50 लाख से अधिक युवाओं का वैक्सीनेशन किया गया है। और साथ ही साथ अब ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से तीसरी वेव आने की संभावना जताई गई है उसमें खासकर जो असर बच्चों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है उसके चलते हर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो PICU वार्ड हैं वो बनाए जा रहे हैं और जो अदर बच्चों की क्रिटिकल यूनिट है उनका भी अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अभी से जो बाल किट है वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह बांटी जा रही है। और यही कारण है कि जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना के मामलों पर रोजाना अपडेट लेते हैं, बैठकें करते हैं, उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा पहला देश है जहां पर बड़ी आबादी होने के बावजूद सबसे पहले न सिर्फ कोरोना नियंत्रित हुआ है बल्कि उत्तर प्रदेश ने देश के अन्य राज्यों के सामने भी एक मिसाल कायम की है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी के बावजूद अब इस समय जो है करीब 99% जो कोरोना पर विजय पा ली गई है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा दिन ब दिन और गिरता जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के खिलाफ योगी मॉडल कारगर साबित हुआ है। यही कारण है कि बीते 24 घंटे में सिर्फ 294 केस सामने आए हैं। दरअसल एक तरफ टेस्टिंग की संख्या को कम नहीं किया गया है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि अब कोविड पर करीब करीब उत्तर प्रदेश में काबू पा लिया गया है। और सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, आइए आपको सीधे वहीं पर लेकर चलते हैं। विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हो और ये मेडिसिन किट घर घर पहुंचाने की व्यवस्था जरूर की जाए। हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने में आप योगदान दिलवा दें। ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, हेल्थ सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस या जहां पर भी उपचार की व्यवस्था होती रही है अभी से हम उसकी तैयारी देख लें। ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन ट्रेनिंग के कार्यक्रम को अभी से देख लें। सभी कार्य समय पे हो जाएं। जितने पीडियाट्रिशियन हैं, नर्सिंग और पैरामेडिक्स हैं,
इन सभी की ट्रेनिंग की व्यवस्थित कार्यक्रम अभी से तैयारी करते हुए हम लोगों को इसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, हमने इसके लिए 4 प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी तैयार की थी। एक, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग हम लोग याद करिए मार्च 2020 से निरंतर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जगह जगह कूड़ा दिखता है। हमें लोगों की आदत का हिस्सा भी बनाना पड़ेगा और अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल, जहाँ पे पाइप पेयजल की स्कीम है, अच्छी बात है, नहीं है तो लोगों को वहाँ पर जो जल है उसको उबाल करके पीने के लिए अगर हम प्रेरित कर सकें, इसके लिए जागरूकता का अभियान चला सकेंगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पर थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में बनाए गए हैं और कुछ जनपद इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सभी जनपद इस पर ध्यान दें कि 12 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को हम कवर कर सकें। इसके लिए अभियान अभिभावक स्पेशल बूथ बनाना, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई और आइसोलेशन वार्ड हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर तैयार हों। और मेडिसिन किट 26 जून से वितरण होंगे। इस पर हम अभी से अपनी तैयारी और अपने कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ जाने चाहिए, इसको हम लोग देख लें। एक जो कार्यक्रम होगा वह है कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम 4.5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन दे रहे हैं और इस 4.5 लाख वैक्सीन के कार्यक्रम को हम 21 जून के बाद से 6 लाख प्रतिदिन करने जा रहे हैं। और जुलाई प्रथम सप्ताह से यानी 1 जुलाई से हमें 10 लाख से लेकर 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देनी है। यानी जो मौजूदा आपकी क्षमता है इसको 3 गुना करना है। कुछ जनपदों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन पुअर है। मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ ना नहीं पाए। देखिए, हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे और एक विशेष पुरस्कार देंगे। कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और 1 सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन से विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। एक तो इस पर हमें अभियान। दूसरा, कौन जनपद है जो पहले अपने यहां 100% सिचुएशन कर लेता है वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस के रूप में। इस पर हमें अभी से और क्वालिटी वेस्टेज को न्यूनतम स्तर पर ले जाना। हमारा प्रयास होना चाहिए नेगेटिव में चला जाए। एक वायल जो होता है 10 डोजेस जिसमें होते हैं उसमें 11 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन क्वालिटी में के साथ कोई कंप्रोमाइज न हो। कुछ जगह शिकायतें मिली थी पिछले दिनों कि वैक्सीन के नाम पर केवल वेस्टेज, उसको जो वैक्सीन के नाम पे केवल सुई चुभाई जा रही थी, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था और फेंक दिया जा रहा था। ऐसी शरारत कहीं ना होने पाए, इसलिए अच्छे सक्षम और ट्रेंड मैन पावर, इसीलिए हमने कहा था कि नर्सिंग की जीएनएम 3rd ईयर और 4th ईयर की जितनी भी प्रशिक्षु होंगी, बीएससी 3rd ईयर और 4th ईयर की जो प्रशिक्षु होंगी, उनकी भी ट्रेनिंग लेकर के उनको भी हम लोग इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को हम लोगों को कोरोना को नियंत्रित करने के साथ हमें इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बृहद अभियान चलेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून से हम लोग कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देंगे। यानी जो अभी सुबह 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक था, ये रात्रि को 9 बजे तक के लिए छूट मिलेगी। वहाँ आज ही इसकी गाइडलाइन हर एक जनपद को पहुँचेगी और हर एक जनपद में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक तो पुलिस की पेट्रोलिंग, हम पुलिस विभाग के साथ बातचीत कर लें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी मजबूती के साथ आपके जनपद में कार्य करता हुआ दिखाई दे और इस बात को हम सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में लापरवाही की कोई गुंजाइश न हो। मास्क पहन के लोग नहीं जा रहे हैं, मास्क कभी भी शहर में निकल, मास्क सिटी के अंदर जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो मास्क उतार के रख देते हैं। हर एक दुकानदार से भी बातचीत हो जाए कि जो व्यक्ति मास्क ना लगाया हो उसको सामान न दिया जाए। हम इसको अनिवार्य करें और हर एक व्यक्ति मास्क लगाएं, भीड़ न होने दें।
जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसका खतरा बना हुआ है, वायरस कमजोर जरूर हुआ है। इसलिए इस पर हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे अप्रैल मई जैसी त्रासदी फिर सामने ना आने पाए। यही आप सबसे मैं कहना था कि कोरोना के साथ साथ जो थर्ड वेव की आशंका है, ये एक साथ उस समय संभावित है जब तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज आएंगी, उसी समय कोरोना की भी थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए दोनों के प्रति सतर्कता बरतते हुए अभी सभी जनपद उसकी तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद जी। तो संचारी रोगों के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है और साथ ही साथ सीएम योगी ने भी कह दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी हमें ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि कोरोना का खतरा भी कम जरूर हुआ है, टला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे जितिन प्रसाद लखनऊ पहुंच जाएंगे, जहां बीजेपी ऑफिस में उनका स्वागत किया जाएगा। संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में जितिन प्रसाद का स्वागत होना है। वहीं जितिन के दर्जनों समर्थक भी आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जितिन प्रसाद जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आज वो पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे यानी तकरीबन 20-25 मिनट बाद उनके लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है, जहां बीजेपी ऑफिस में उनका स्वागत किया जाएगा और इस दौरान वहां पर संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे और साथ ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जितिन प्रसाद का इस दौरान स्वागत होगा और जितिन प्रसाद के दर्जनों समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। 1:30 बजे कार्यक्रम पार्टी ऑफिस में रखा गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास कार्यक्रम के बारे में? और देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद पहली बार लखनऊ आ रही हैं, लखनऊ पार्टी कार्यालय पर आ रही हैं। हालांकि इसके पहले वो दिल्ली बीजेपी के दफ्तर जा चुके हैं, उन्होंने वहीं पर सदस्यता भी ली थी। उसके बाद वो पहली बार आ रहा है। 1:30 बजे उनके एयरपोर्ट पर आने का समय है। 1:30 बजे एयरपोर्ट पर आने के बाद वो पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे। पार्टी ऑफिस पर उनके मेल मुलाकातों के साथ साथ बहुत सारे जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे, यानी कि जो उनके सधे हुए कार्यकर्ता हैं या जो उनके अंडर में अब तक नेता रह चुके हैं, वो सभी आज लखनऊ बीजेपी दफ्तर पे बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, सदस्यता लेंगे। इस बीच जो संगठन मंत्री सुनील बंसल हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, वो वहां पे मौजूद रहेंगे और जितिन प्रसाद पहली बार प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। चूंकि इसी बीच में जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के चुनाव हैं, तो जितिन प्रसाद का लखनऊ आगमन साथ ही पदाधिकारियों से मुलाकात करना, इसे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि जिला पंचायत के चुनाव में जितिन प्रसाद की मौजूदगी से या उनकी एक्टिविटी से थोड़ा फायदा पार्टी को मिलेगा, कम से कम उन क्षेत्रों में जहां पे जितिन प्रसाद का प्रभाव रहा है या अभी भी है। इसके अलावा जिस तरीके से बात की जाए 2022 के चुनाव को लेके, तो हालांकि बीजेपी दिल्ली में उनकी मुलाकात बड़े नेताओं से हो चुकी है, लेकिन जो लोग संगठन के हैं, प्रदेश संगठन के हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के जो आगे की रणनीति होगी 2022 के चुनाव को लेकर के, वो आज तय होगी। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री से मुलाकात के समय को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि जानकारी बता रहे थे कि आज मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी समय मिल नहीं पाया है। पहले वो पार्टी कार्यालय पे जाएंगे, 2 से ढाई घंटे वो पार्टी कार्यालय पे रहेंगे। कार्यालय के तमाम लोग जो पुराने हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, वो संगठन के तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे वो। तो एक तरीके से जितिन प्रसाद, जिन्होंने एक लंबे समय तक या यूं कहे तो उनकी पीढ़ियों ने कांग्रेस में काम किया है, लेकिन अब चूंकि वो बीजेपी में जा चुके हैं, बीजेपी के दामन थाम चुके हैं, तो अब बीजेपी की जो संगठन की जो स्ट्रैटेजी है या जो रणनीति है या जो एक प्रारूप है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी जो शुरुआत होगी वो आज से हो जाएगी। शुक्रिया अनामिका आपका। 18 के एंकर हंट मैं भी एंकर में आप भी शामिल हो सकते हैं। लॉगिन करें news18.com/मैं भी एंकर पर अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें भेजें। और बात मिशन संजीवनी की। खुशी का मौका हो तो किन्नर दुआओं की पोटली लेकर नेग लेने जरूर आते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में किन्नरों को एक अलग ही रुतबा हासिल है। वो सभी से मिलते जुलते हैं और इसी को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने शुक्रवार को इनके टीकाकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया। टीका लेने के बाद देखिए किन्नरों ने समाज को क्या संदेश दिया है। किन्नरों को देखने समझने का समाज में हर किसी का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन बेशक समाज में किन्नरों को एक अलग रुतबा हासिल है।
खुशी का मौका हो तो उनकी दुआओं के इंतजार में आंखें बिछी रहती हैं। समाज के हर तबके में उनका आना जाना लगा ही रहता है। जाहिर है इस वजह से उन पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराता रहा है। इसी खतरे को भांपते हुए इंदौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंदौर में नंदलालपुरा समेत जिले के कई हिस्सों में किन्नरों के लिए मेगा वैक्सीन कैंप लगाया, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से थर्ड जेंडरों के तकरीबन 200 सदस्यों को टीका लगाया गया। ट्रांसजेंडर्स की बस्ती में जाकर हम लोगों ने एक शिविर लगाया। उन लोगों को एक दिन पहले हमारे कुछ जो एनजीओज हैं, ऐसी संस्थाएं लगातार जुड़ी हुई हैं और नगर निगम को लगातार सहयोग देती रहती हैं। लगभग 200 लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। अफवाहों को दरकिनार कर हर किसी को टीका लगवाने का संदेश देने वाले किन्नरों की इस टोली में 71 वर्ष से लेकर युवा उम्र के किन्नर भी शामिल हैं। इस मौके पर किन्नर समाज के सदस्यों ने सभी से टीका लेने की अपील करते हुए समाज के हर तबके के निरोगी होने की दुआ मांगी। मैं यही दुआ करती हूँ कि इंदौर में जितने भी हैं सब वैक्सीन लगाएं और इस बीमारी से छुटकारा पाएं। मैं यही दुआ करती हूँ, मालिक करे पूरा इंदौर सुख शांति रहे। दरअसल इंदौर जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 100% टीकाकरण का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर प्रशासन ने शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले थर्ड जेंडर के सदस्यों का भी टीकाकरण किया। मैं यही दुआ करती हूँ कि इंदौर में जितने भी हैं सब वैक्सीन लगाएं और इस बीमारी से छुटकारा पाएं। मैं यही दुआ करती हूँ, मालिक करे पूरा इंदौर सुख शांति रहे। उम्मीद है दुआओं में समाज के हर तबके की खुशहाली चाहने वाले किन्नरों की बातें गंभीरता से सुनी जाएगी और कोरोना मुक्त भारत का सपना जल्द साकार होगा। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।